दोस्तों, हम लोग जो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे वो था यूजीसी नेट ज्योग्राफी का, जिसकी परीक्षा आपकी 3 मार्च को हुई थी और उसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे। हमने अभी तक 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यह प्रश्न पत्र जो सॉल्व कर रहे थे ये सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो प्रश्न 51 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि उलमैन के अनुसार स्थानिक अंतःक्रिया के आवश्यक घटकों में सम्मिलित है। ऑप्शन दिए हैं अनुपूरता, संधारणीयता मीन्स सततता, सुविधा, मध्यवर्ती अवसर, स्थानांतरणीयता। आपसे पूछा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए में केवल ए सी ई सही है, सी डी ई सही है, ए डी ई सही है या ए बी सी सही है। तो आइए बताइए कौन सा आपका विकल्प सही है। हम लोग देख लेते हैं इसमें से जो विकल्प हैं कि अकॉर्डिंग टू द उलमैन द नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ स्पेशियल इंटरेक्शन इंक्लूड्स complementarity, sustainability, convenience, intervening opportunities, transferability. Choose the correct answer from the options given below. तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका जो सही विकल्प है, एक तो अनुपूरकता मीन्स ये आपका सही है, दूसरा आपका जो है मध्यवर्ती अवसर सही है और तीसरा आपका स्थानांतरणीयता सही है। मतलब कि केवल ए, डी और ई सही है। विकल्प नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर मैच्ड करेक्टली। पूछा गया है कि आप बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ सांस्कृतिक प्रदेश मीन्स कल्चरल रीजन्स दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो उसमें दिया हुआ है हथौड़ी राजस्थान, खानदेश मध्य प्रदेश, बघेलखंड बिहार, रुहेलखंड मध्य प्रदेश, मालवा पंजाब। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। हिंदी में भी आपको वही सेम दिया हुआ है, तो आप इसमें से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या हदोटी राजस्थान से संबंधित है? ये सांस्कृतिक प्रदेश है, क्या राजस्थान में है? खानदेश क्या महाराष्ट्र में है? रुहेलखंड जैसे है आपका, रुहेलखंड तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में, बरेली रीजन में। तो कौन सा सही है, आपका सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका जो ये है हदोटी राजस्थान, ये आपका सही है। दूसरा है आपका खानदेश जो कि महाराष्ट्र में है, ये भी आपका सही है। और उसके बाद बघेलखंड आपका बिहार में नहीं है, रुहेलखंड मध्य प्रदेश में नहीं है, मालवा कुछ पार्ट जो है आपका पंजाब में है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए, बी और ई, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ जाति। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से जाति की प्रमुख विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। पहला दिया हुआ है जातिज आर द हेरारिकल ग्रेडेड, जातियां पद सोपानिक रूप में श्रेणीबद्ध होती हैं। दूसरा दिया हुआ है दे इनवेरिएबली हैव द जाति लिंक्ड ऑक्यूपेशन, उनमें जातियों से संबंध व्यवसाय अपरिवर्तनीय रूप में होता है। कंसिडरेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द जाति जनरली शेयर्स हेट्रोजीनियस कल्चर, जाति के सदस्य सामान्यतया विषमांगी संस्कृति को साझा करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ अचीवमेंट्स एंड मोबिलिटी डिटरमाइन इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, उपलब्धियों और कुलीनता का प्रतिफल विभिन्न इकाइयों के मध्य अन्योन्य क्रिया को निर्धारित करता है। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है कि जातिज आर द इंडोगेमस यूनिट, वो कहा गया है जातियां संगोत्रीय इकाइयां हैं। आपसे ऑप्शन दिया हो गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, मीन्स नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब बताइए कि जाति जो है, जाति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शन दिए हुए ए बी सी ई सही है, ए बी ई सही है, ए सी डी ई सही है या ए बी डी ई सही है। तो आप इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका जो सही है वो है आपका जातियां पद सोपानिक रूप से श्रेणीबद्ध होती है, ये आपका सही है। उनमें जातियों से संबद्ध जो व्यवसाय हैं वो अपरिवर्तनीय रूप में होते हैं, ये भी आपका सही है। और जातियां संगोत्रीय इकाइयां होती हैं,
ये भी आपका सही है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बी और ई, 2 नंबर विकल्प। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज यूज्ड टू स्टडी ए स्टेट बाय पॉलिटिकल जोग्राफर्स। राजनीतिक भूगोलवेत्ता एक राज्य के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन मापदंडों को प्रयुक्त करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि पावर ओवर द पीपल ऑफ एन एरिया अंडर रिस्ट्रेंड बाय लॉज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द एरिया। मतलब कि एक क्षेत्र के व्यक्तियों पर सत्ता जो उस क्षेत्र के बाहर से उद्भूत विधियों या कानून द्वारा अप्रबंधित हो। अगला पूछा कहा गया है विकल्प कि रिकॉग्निशन बाय द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक महत्वपूर्ण भाग द्वारा मान्यता। अगला है कि definite portion of Earth's land surface with recognized limit। मतलब मान्य सीमाओं के साथ पृथ्वी के भूतल का निश्चित भाग। अगला विकल्प है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम टू परफॉर्म फंक्शंस नीडेड और डिजायर्ड बाय द पीपल। मतलब आवश्यक या व्यक्तियों के लिए अभीष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली। और जो अंतिम विकल्प दिया हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसमिटिंग गुड्स, पीपल्स एंड आइडियाज फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ टेरिटरी टू अनदर। मतलब कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों को संचारित करने के संगठित साधन। ऑप्शन दिए आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आपके ऑप्शन दिए हैं, केवल ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, सी डी ई सही है या ए बी ई सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा आपका सी, डी और ई सही है। मतलब कि राजनीतिक भूगोलवेत्ता एक राज्य के अध्ययन में निम्नलिखित में से जिन मापदंडों का उपयोग करता है वह है कि मान्य सीमाओं के साथ पृथ्वी के भूतल का निश्चित भाग। दूसरा है आवश्यक या व्यक्तियों के लिए अभीष्ट कार्यों को करने के लिए प्रशासनिक प्रणाली। और एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों को संचारित करने के संगठित साधन। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? विकल्प नंबर आपका तीसरा, डी, सी, डी और ई। अगला प्रश्न पूछा गया है, आइए देख लेते हैं कि भौगोलिक चिंतन पर डार्विन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ डार्विन ऑन द ज्योग्राफिकल थॉट। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जेम्स हटन डेमोन्स्ट्रेटेड द थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरिज्म इन लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। मतलब जेम्स हटन ने भूआकृतिक विकास में एकरूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा आपका विकल्प दिया हुआ है, फ्लोर यूज्ड स्ट्रगल एंड सिलेक्शन कॉन्सेप्ट इन हिज स्टडीज ऑन रेसेस, स्टेट्स एंड टाउन्स। कहा गया है कि फ्लेयर ने नस्लों, राज्यों और शहरों से संबंधित अपने अध्ययनों में संघर्ष और चुनाव अवधारणा का उपयोग किया है। तीसरा विकल्प है कि डार्विन्स वर्क ऑन द ऑरिजिन ऑफ एटॉल्स एंड idea regarding slow transformation of biological species over time together inspired Davis to develop his own theory of cycle of erosion। हिंदी में देख लेते हैं, कहा गया है कि अटॉल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्य तथा समय के साथ साथ जैविक प्रजातियों के धीरे धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना अपर्दन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। अंतिम जो विकल्प दिया हुआ है कि स्टुडार्ट stressed the need of physiological study to assess environmental effects on man। स्टुडार्ट ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए शरीर क्रियात्मक अध्ययन को आवश्यकता पर जोर दिया है। अब आपसे पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सही विकल्पों का आपका चयन करना है। बताइए कि भौगोलिक चिंतन पर डार्विन के प्रभाव के बारे में कौन से कथन सही हैं। तो आप सही विकल्प का चयन कीजिए, बताइए कौन सा आपका विकल्प सही होगा।
तो इसमें से जो आपका विकल्प नंबर 3 है वो आपका सही है, केवल ए और सी। एक कथन है कि जेम्स हटन ने भूआकृतिक विकास में एकरूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा है एटॉल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्य तथा समय के साथ साथ जैविक प्रजातियों के धीरे धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना अपर्दन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया। तो ये जो दो कथन हैं ये दर्शाते हैं कि भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का प्रभाव रहा है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 3 नंबर, केवल ए और सी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अपर्दन चक्र का डेविशियन मॉडल भूआकृति विज्ञान की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है। मतलब कि डेविशियन मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन envisages space dependent series of landform development। दूसरा है आपका विकल्प कि पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भूआकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। मतलब पेंक्स मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल envisages टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। थर्ड ऑप्शन है, कथन है कि डेविशियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया और संरचना पर कम ध्यान दिया। डेविशियन ज्योग्राफिकल साइकिल ओवर एम्फेसाइज्ड स्टेज एंड गेव लेस अटेंशन टू द स्ट्रक्चर। और चौथा जो विकल्प आपका कथन दिया हुआ है कि पेंक ने बल दिया कि भूआकृतियों के रूप उत्थान की अवस्था तथा दर तथा निम्नीकरण की दर से संबंधित होते हैं। है कि पेंक emphasized that geomorphic forms are expression of phase and rate of upliftment in relation to the rate of degradation। आपसे पूछा गया है कि बी सी डी सही है, ए बी सी सही है, बी सी सही है या सी डी सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आप देखिए कौन सा आपका विकल्प सही है। तो अगर कथन सही देखा जाए कौन सा सही है, तो इसमें आप देखिए कि अपर्दन चक्र का डेविशन मॉडल भूआकृति विकास की स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है, ये कथन आपका सही है। दूसरा है पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भूआकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है, ये भी आपका सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब आप बताइए कि कौन सा आपका सही हो सकता है। तो आप ध्यान से देखिए, ये 4 आपके विकल्प हैं और सही उत्तर का चयन कीजिए, तो फिर हम बात करते हैं। तो जिसमें आपका जो ये है पेंक का भौगोलिक चक्र मॉडल भूआकृति विकास की काल स्वतंत्र श्रृंखला पर विचार करता है। डेविशियन भौगोलिक चक्र ने चरण पर अत्यधिक बल दिया जबकि संरचना पर कम दिया। पेंक ने बल दिया कि भूआकृतियों के रूप उत्थान की अवस्था एवं दर तथा निम्नीकरण की दर से संबंधित होते हैं। तो इसमें से ये जो लास्ट के 3 जो है आपके कथन हैं ये आपके सही हैं। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा केवल बी सी और डी। पहला वाला आपका स्थानिक निर्भरता श्रृंखला पर विचार करता है अपर्दन चक्र का डेविशियन मॉडल, ये आपका गलत कथन है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि भारत में संसाधन तथा आधारभूत ढांचे के विकास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। पहला आपसे पूछा गया है कि क्रोमाइट डिपॉजिट्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ segregation masses and veins in ultra basic rocks such as dunite, peridotite and serpentine। कहा गया है कि क्रोमाइट निक्षेप विसंयोजित द्रव्यमान के रूप में और अत्यल्पाशिक शैलों मीन्स अल्ट्रा बेसिक जैसे डुनाइट, पीरियोडोराइट और सर्पेंटाइन की सिराओं में पाया जाता है। दूसरा है आपका कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज टू प्रमोट रिसर्च ऑन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। कि भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा भौगोलिक विकास को बढ़ावा देना है।
अंतिम आपसे तीसरा पूछा गया कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी हैज द लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड यूजेस इंपोर्टेड क्रूड पेट्रोलियम। मतलब कि जामनगर तेल शोधक सर्वाधिक क्षमता युक्त तेल शोधक है जो कि आयातित कच्चे पेट्रोल का उपयोग करता है। और चौथा जो कथन दिया हुआ है कि द ilmenite beach sands of Kerala contains the largest reserves of monazite in India। मतलब कि केरल का समुद्र तटीय इल्मेनाइट रेत भारत में मोनोजाइट का सबसे वृहद सुरक्षित भंडार है। अब आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल BCD सही है, केवल ABC सही है, ABD सही है या ACD सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आपका जो भारत में आधार संसाधन तथा आधारभूत सांचे के विकास से संबंधित जो कथन जो आपके सही हैं, वो पहला आपका सही है कि क्रोमाइट निक्षेप विसंयोजित द्रव्यमान के रूप में और अत्यल्पाशिक शैलों जैसे डूनाइट, पेरिडोराइट और सर्पेंटाइन की शिराओं में पाया जाता है। ये आपका सही है। दूसरा, जामनगर तेल शोधक सर्वाधिक क्षमता युक्त तेल शोधक है जो कि आयातित कच्चे पेट्रोलियम का प्रयोग करता है। और केरल का समुद्र तटीय इल्मेनाइट रेत भारत में मोनोजाइट का सबसे बृहद सुरक्षित भंडार है। ये तीन कथन जो हैं आपके सही हैं, तो आपका चौथा नंबर विकल्प सही हो जाएगा, केवल A, C और D। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचि के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित में से सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। Which of the following correctly represents the main foci of geographical interest in electoral studies? पहला आपका दिया हुआ है कि प्रतीकों का भूगोल, ज्योग्राफी एंड सिंबल्स, मतदान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, मतदान अंतराल का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मार्जिन्स ऑफ वोटिंग, मतदान पर भौगोलिक प्रभाव मीन्स ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन वोटिंग, और चौथा है प्रतिनिधित्व का भूगोल मीन्स ज्योग्राफी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब आपसे पूछा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ABE सही है, ABDE सही है, BCDE सही है या केवल BDE सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका कि मतदान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, और उसके बाद मतदान का भौगोलिक प्रभाव और प्रतिनिधित्व का भूगोल। ये तीनों चुनावी अध्ययनों में भौगोलिक अभिरुचि के मुख्य बिंदुओं को का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पूछा गया कौन सा सही। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हिंदी में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और अंग्रेजी में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आप इनमें दोनों में अगर देखेंगे तो दोनों में प्रश्नों में आपको फर्क समझ में आ जाएगा। तो क्या पूछा जाता है कि हमेशा इंग्लिश वर्जन आपका सही होता है। तो आइए देख लेते हैं कि आपसे क्या पूछा गया। पहला आपका कथन दिया हुआ कि स्टबल बर्निंग कंट्रीब्यूट टू द एयर पोल्यूशन मीन्स पराली को जलाना वायु प्रदूषण में योगदान करता है। दूसरा है आपका डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स इनटू रिवर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू थर्मल पोल्यूशन मीन्स ताप विद्युत द्वारा नदी में उष्ण जल छोड़ना तापीय प्रदूषण में योगदान नहीं करता है। तीसरा है कि नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज इमोशनल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स सच एज irritability, anxiety and stress मीन्स ध्वनि प्रदूषण भावोत्तेजक या मनोवैज्ञानिक प्रभाव जैसे चिड़चिड़ापन, दुश्चिंता और तनाव उत्पन्न कर सकता है। और चौथा विकल्प है कि इन माउंटेनियस एरियाज टेरेस फार्मिंग इज द ओनली ऑप्शन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा कृषि भूक्षरण के नियंत्रण का एकमात्र विकल्प है। अब आपसे पूछा गया है कि
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सही विकल्प का चयन कीजिए नीचे दिए गए कोड की सहायता से या विकल्पों की सहायता से। अब आपके ऑप्शन दिए हुए केवल ए बी सही है, केवल बी सी सही है, केवल सी डी सही है, या केवल बी और डी सही है। तो आप देखिए कि इसमें से कौन सा आपका सही विकल्प हो जाएगा, कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे कौन सा नहीं करेक्टेड है। आप इंग्लिश वर्जन केवल दीजिए, हिंदी वर्जन को आप भूल जाइए, ठीक है। तो कौन सा आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला तो आपका हमने आपको बताया कि स्टेबल बर्निंग कंट्रीब्यूट एयर पोल्यूशन, क्या है सही है? तो निश्चित तौर पे ये आपका सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये आपका करेक्ट है, इसलिए इसको नहीं काउंट होगा। फिर इसके बाद आपका दूसरा हो गया कि डिस्चार्ज ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स इनटू द रिवर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, यही आपका एक गलत हो गया। तो बी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट हो गया नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज इमोशनल और साइकोलॉजिकल। और नेक्स्ट है आपका ये, तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आप सही उत्तर का चयन कीजिए, बताइए। तो आपका बी और डी आपका जो है स्टेटमेंट के या क्या है जो कि सही करेक्ट नहीं है, ये कथन आपके सही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ पोल। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रोथ पोल या वृद्धि ध्रुव की अवधारणा के बारे में सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है कि पेरोक्स ओरिजिनल वर्क फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ पोल इन इकोनॉमिक स्पेस। पेरोक्स का मौलिक कार्य आर्थिक दिक् स्थान या स्पेस ग्रोथ पोल्स या वृद्धि ध्रुव के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा है कि Boudeville comprehensively excluded the geographical dimension from the growth pole। मीन्स बाउडेविल ने ग्रोथ पोल से भौगोलिक आयाम को व्यापक रूप से बहिष्कृत किया। नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज। मीन्स ध्रुवीकरण की प्रक्रिया समूहन अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर है। अगला है कि द ट्रिकल डाउन इफेक्ट आर मिनिमम इंटरेस्ट ऑफ रीजनल प्लानर्स। मीन्स निस्पंदन या ट्रिकल डाउन प्रभाव में प्रादेशिक योजनाकारों की न्यूनतम रुचि होती है। अगला है आपका विकल्प दिया हुआ है कि स्पेशल इंटरेक्शंस इंक्लूड मूवमेंट ऑफ गुड्स ओनली। मीन्स स्थानिक अंतःक्रियाओं में केवल वस्तुओं का संचलन सम्मिलित है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आप सही विकल्पों का चयन कीजिए, सही उत्तर का चयन विकल्पों के आधार पर कीजिए। आपसे दिया हुआ है विकल्प कि केवल ए सी सही है, केवल ए सी डी सही है, केवल बी सी डी ई सही है, केवल बी डी ई सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा कथन ग्रोथ पोल की अवधारणा के बारे में सही नहीं है, आपसे पूछा गया। तो सही नहीं है वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा यही केवल बी डी और ई। मतलब बोडोविले ने ग्रोथ पोल से भौगोलिक आयाम को व्यापक रूप से बहिष्कृत किया, ये कथन आपका गलत है। दूसरा आपका ट्रिकल डाउन प्रभाव में प्रादेशिक योजनाकारों को न्यूनतम रुचि होती है, ये भी कथन आपका गलत है। और स्थानिक अंतःक्रियाओं में केवल वस्तुओं का संचलन सम्मिलित है, ये भी आपका कथन गलत है। तो कुल 3 कथन 5 में से गलत हैं, जो हैं बी डी और ई। अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न नंबर 61 की क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इन 1960। मीन्स ओपेक की स्थापना की गई थी 1960 में। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए हैं ईरान, इराक, इंडोनेशिया, लीबिया और सऊदी अरब। आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
आपके ऑप्शन दिए हुए केवल ए बी डी ई सही है, केवल ए सी डी ई सही है, केवल ए बी ई सही है, केवल ए बी सी ई सही है। तो आप बताइए कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका ए बी और ई, मीन्स इराक, ईरान और सऊदी अरब। ये कुल 3 देश थे जो कि निम्नलिखित जो प्रश्न दिया गया है उसमें से 1960 में ओपेक की स्थापना के सदस्य देश थे। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 3 नंबर, केवल ए बी और ई। क्लियर। अगला प्रश्न पूछा गया है, हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। पहला आपका स्टेटमेंट दिया हुआ कि स्पेशल इंटरेक्शन इज रिफ्लेक्टेड इन द फ्लो ऑफ पीपल, गुड्स एंड इंफॉर्मेशन, मीन्स स्थानिक अंतःक्रिया व्यक्तियों, वस्तुओं और सूचना के प्रवाह में प्रतिबिंबित होती हैं। ग्रेविटी मॉडल इज यूज्ड फॉर स्पेशल इंटरेक्शन एनालिसिस। गुरुत्व निदर्श या मॉडल को स्थानिक अंतःक्रिया विश्लेषण में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा आपसे कहा गया है कि हर्स्ट अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन ऑफ फिजिक्स इन हिज मॉडल ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन। हर्स्ट ने अपने स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल में भौतिक शास्त्र की चालन, संवहन और विकिरण की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। और चौथा कथन दिया हुआ है कि द डायरेक्शन ऑफ स्पेशल इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली बाय इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटीज, मीन्स स्थानिक अंतःक्रिया की दिशा अनन्य रूप से मध्यवर्ती अवसरों पर निर्धारित होती है। अब आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपसे कहा गया है ए बी सही है, ए बी सी सही है, केवल बी सी डी सही है या सी डी सही है। तो बताइए कौन सा आपका कथन सही नहीं है, मीन्स विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है वो आपका सही चयन करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी और डी, मीन्स हर्स्ट ने अपने स्थानिक अंतःक्रिया मॉडल में भौतिक शास्त्र की चलन, संवहन एवं विकिरण अवधारणाओं को प्रस्तुत किया था। ये कथन आपका गलत है। स्थानिक अंतःक्रिया की दिशा अनन्य रूप से मध्यवर्ती अवसरों से निर्धारित होती है, ये भी गलत है। तो आपके 2 कथन गलत हैं, वो हैं सी और डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन थियरी। आपसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ वेरिएबल फिजिकल एंड कल्चरल लैंडस्केप। यह परिवर्तनशील भौतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य की पूर्व धारणा पर आधारित है। दूसरा है एंटरप्रेन्योर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ लोकेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट। उद्यमियों को कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है। नेक्स्ट है एग्लोमरेशन हैज नो रोल इन डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। औद्योगिक अवस्थिति निर्धारण में समूहन की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा है देयर आर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के बहुविध तरीके होते हैं। पांचवा कथन दिया है कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट कॉस्ट लोकेशन। यह न्यून लागत अवस्थिति पर निर्भर होता है या निर्धारित होता है। आपसे कहा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, मीन्स नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके विकल्प दिए हुए हैं केवल बी और ई सही है, ए बी ई सही है, सी डी ई सही है या बी सी डी सही है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो है आपका बी और ई। ये 2 कथन ऐसे हैं जो कि वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत के संदर्भ में सही हैं। उद्यमियों को कच्चे माल और बाजार की अवस्थिति के बारे में संपूर्ण ज्ञान होता है, ये आपका सही है। दूसरा है यह न्यून लागत अवस्थिति के नियम पर आधारित होता है। तो अभी तक हम लोग जो है इस वीडियो में कुल 13 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो का 14वां प्रश्न मीन्स 64 नंबर प्रश्न।
पूछा गया है कि भारत में परिवहन, कृषि तथा खनिज संसाधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। Consider the following statements related to transport, agricultural and mineral resources of India. पहला आपसे पूछा गया कथन दिया कि कोंकण रेल रोहा से कन्याकुमारी को जोड़ती है और इसकी पटरी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। Means Konkan Railway connects Roha and Kanyakumari and track measures 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपका अगला कथन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केवल 1000 व्यक्तियों या अधिक आबादी वाले बस्तियों हेतु सभी ऋतुओं में सड़क संपर्क प्रदान करती है। The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana provides a single all-weather road connectivity to the habitation of 1000 persons or more. थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में दीर्घकालिक रूप से गन्ने की पेराई का कार्य किया जाता है। महाराष्ट्र हैज ए लॉन्गर क्रशिंग पीरियड ऑफ सुगर केन देन उत्तर प्रदेश। चौथा विकल्प दिया कि भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है जो कि कुल उत्पादन का 98% है। मीन्स आंध्र प्रदेश with the share of more than 98% of total production of mica is the leading mica producing state in India. आपसे पूछा गया है कि choose the correct answer from the options given below. आपके ऑप्शन दिए हैं बी सी सही है, ए बी सही है, बी डी सही है या सी डी सही है। आप बताइए कि आपका सही विकल्प कौन सा होगा। तो आपका सही विकल्प है वो है कि महाराष्ट्र हैज ए लॉन्गर क्रिशिंग पीरियड ऑफ शुगर केन देन उत्तर प्रदेश। ओके, और आपका नेक्स्ट सही है कि आंध्रा विद शेयर ऑफ मोर देन 98% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ माइका इज द लीडिंग माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो टोटल आपका सी और डी आपके सही विकल्प हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 65 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन एंड इरिगेशन इन इंडिया। भारत में परिवहन एवं सिंचाई से संबंधित दिए गए कथनों पर ध्यान दें। पहला स्टेटमेंट है कि सिरहिंद कैनाल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सतलज रिवर टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन इन राजस्थान। सरहिंद नहर सतलज नदी से निकलती है और राजस्थान में कृषि हेतु जल की आपूर्ति करती है। दूसरा स्टेटमेंट है केरला स्टेट इज bestowed with highest length of roads per 1100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया among all states of India। भारत के सभी राज्यों में केरल में सड़क लंबाई प्रति किलोमीटर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक है। थर्ड आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि बंकिंघम Canal is a part of National Waterway number 5 of India। बंकिंघम नहर भारत के जलमार्ग संख्या 5 का भाग है। और अंतिम स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ट्यूबवेल्स एज मोड ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स वाटर टू द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ इंडिया। भारत के सर्वाधिक वृहद भाग में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप ट्यूबवेल से जल प्रदान किया जाता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सही जो ऑप्शन दिए हैं बी सी सही है, ए डी सही है, ए सी सही है या बी डी सही है। तो आप बताइए कि कौन से कथन आपके सही हैं। तो आप सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका सही विकल्प जो है वो है आपका बी और डी सही है। मतलब भारत के सभी राज्यों में केरल में सड़क लंबाई किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सर्वाधिक है और भारत में सर्वाधिक वृहद भाग में कृषि सिंचाई हेतु नलकूप से जल प्रदान किया जाता है। आइए हम लोग देख लेते हैं 66 नंबर प्रश्न। उसमें पूछा गया है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थानीय पवनों के नाम दिए हुए हैं सूची 1 में तथा वो कहाँ पर पाए जाते हैं वो दिए हुए हैं। आप इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। तब तक मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ। आप सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो सूची 1 में आपका दिया हुआ है लेवेंटर, नार्वेस्टर, जोंडा एवं बाइस। आपके सूची 2 में प्रकार दिए हुए हैं कि अर्जेंटीना में उष्ण वायु, फ्रांस में शीत वायु, दक्षिण स्पेन में शीत वायु, न्यूजीलैंड में शुष्क एवं झोंकेदार वायु। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। आपके विकल्प सामने दिए हुए हैं, आप सही से लगाइए। तो आप अगर देखेंगे लेवेंटर जो है वो आपका हो गया दक्षिणी स्पेन में शीत वायु मीन्स कोल्ड एयर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो है वो हो गया नार्वेस्टर। नार्वेस्टर आपका कहाँ पाया जाएगा? तो नार्वेस्टर आपका है न्यूजीलैंड में, आपका शुष्क एवं झोंकेदार वायु है। आप इसको देखते हैं प्रश्न नंबर 67। हाँ 60 आपका ये कौन सा प्रश्न नंबर है? 66। ओके, तो 66 में आपका सही विकल्प है 2 नंबर। ओके, तो आपका पहले का हो गया तीसरा, दूसरे का हो गया चौथा, उसके बाद हो गया जोंडा। जोंडा जो कि है अर्जेंटीना में उष्ण वायु है, और उसके बाद 22 जो कि फ्रांस में शीत वायु है। तो आपके जो सही विकल्प हो जाएंगे ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपसे पूछा गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा एक तरफ सूची में तिथियां दी हुई हैं तथा दूसरी सूची में किस रूप में उस दिवस को मनाया जाता है वो दिया हुआ है। 2 फरवरी, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो आपको मालूम होगा कि क्या आपको इसमें से पता होना चाहिए। तो 5 जून सबको आसानी से पता है कि क्या है, वो है विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर आपका कौन सा है? वो है आपका विश्व ओजोन दिवस। इसी तरह से 2 फरवरी आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और उसके बाद आपका 22 अप्रैल वो है पृथ्वी दिवस। तो आप सही विकल्प का चयन कर लीजिए और सही उत्तर आप लगा सकते हैं। तो आपका ये 67 नंबर प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया है लिस्ट मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ लिस्ट में कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स है तथा दूसरी तरफ वो किसके एग्जाम्पल से वो दिया हुआ है। सो पहला आपका दिया हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है अपघटक। और दूसरी तरफ सूची में दिया हुआ कवक, मृग, लोमड़ी, बाघ। ये चारों आपको दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा गया है कि आप सही विकल्प का चयन कीजिए, इनको मिलाइए। तो आप देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा आपका सही होगा। तो आपका जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो कौन हो जाएगा, आप पहले बताइए। तो मृग हो जाएगा आपका प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता कौन सा हो जाएगा? बाघ। और अपघटक कौन हो जाएगा? डिकम्पोजर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा कवक। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अगला फिर पूछा गया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। एक तरफ लिस्ट दिया हो जिसमें वर्क्स दिए हुए हैं, उनके काम दिए हुए हैं तथा वो काम किसके द्वारा किए गए हैं, स्कॉलर्स उनके नाम दिए हुए हैं। पहला है फसल संयोजन विश्लेषण, एकाकी राज्य, मध्यवर्ती अवसर, अनुक्रमिक अधिनिवासन मीन्स crop combination analysis, isolated state, intervening opportunities and sequent occupants। और दूसरी तरफ लिस्ट में स्कॉलर्स के जो नाम दिए हैं स्टोफर, विटलसी, वान थ्यूनन एंड वीवर, जेसी वीवर। तो अब आप इसमें देखते हैं कि कौन सा आपका लिस्ट सही होगा, कौन सा इसको मैच कैसे करेंगे। आइए हिंदी वर्जन देख लेते हैं। तो अब आपको देखेंगे फसल संयोजन जो आपका दिया था, विश्लेषण किया था, वो है जेसी वीवर ने। उसके बाद एकाकी राज्य, इसकी जो संकल्पना दी थी वो किसने दी थी, आप बताइए। एकाकी राज्य, तो एकाकी राज्य का जो था वो था वान थ्यूनेन का। इसके अलावा मध्यवर्ती अवसर, ये था आपका स्टोफर का। और अनुक्रमिक अधिनिवासन वो था आपका विटलेसी का। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 4 नंबर, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। एक तरफ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं लिस्ट वन में तथा दूसरी तरफ उनके द्वारा जो स्कॉलर्स हैं उनके प्रोपाउंडर्स दिए हुए हैं। तो जो पहला आपका सूची दिया हुआ है उनमें संकल्पनाएं दी हैं प्राइमरम्फ, पेडीप्लेन, पैनप्लेन और पेनीप्लेन तथा उनके एसोसिएटेड जो स्कॉलर्स हैं वो हैं एल.सी. किंग, डब्ल्यू.एम. डेविस, डब्ल्यू. पेंग, सी.एच. क्रिकमैन। तो प्राइमरम्फ जो कॉन्सेप्ट दिया था किसने दिया था उसको आप सोचिएगा। तो प्राइमरम्फ का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो आपका दिया था डब्ल्यू. पेंक, थर्ड नंबर ऑप्शन। उसके बाद आपका है पेडीप्लेन। पेडीप्लेन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पेडीप्लेन का कॉन्सेप्ट आपका हो गया एल.सी. किंग। पैनप्लेन, पैनप्लेन का आपका दिया था सी.एच. क्रिकमैन। और उसके बाद पेनी प्लेन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपका था डब्ल्यू.एम. डेविस का। तो आपके जो सही विकल्प हो जाएंगे वो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो प्राइमरम्फ आपका कौन सा हो गया? डब्ल्यू.एम. पेंक। उसके बाद पेडी प्लेन, पेडी प्लेन एल.सी. किंग, पैन प्लेन सी.एच. क्रिकमैन और पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट दिया था वो डब्ल्यू.एम. डेविस। तो इसमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 71, आइए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इसमें भी दिया हुआ है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। एक तरफ लिस्ट जिसमें थियरीज अबाउट द ऑरिजिन ऑफ टाइड्स तथा दूसरी तरफ उनके स्कॉलर्स दिए हुए हैं। तो थियरीज ऑफ टाइड्स मीन्स ज्वार भाटा के उद्गम से संबंधित सिद्धांत तथा उन उद्गमों से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने दिया था वो दिया हुआ है। तो गतिशील सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत। मीन्स आपसे पूछा गया है कि डायनेमिक थ्योरी, स्टेशनरी वेव थ्योरी, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी एंड इक्विलिब्रियम थ्योरी, इनके जो प्रोपाउंडर्स हैं, रिस्पेक्टिव प्रोपाउंडर्स, वो कौन हो सकते हैं उनकी सूची दी हुई है। आर ए हेरिस, न्यूटन, लाप्लास एंड विलियम वेवेल। तो इसमें से आपको इसको मैच करना है। तो गतिशील सिद्धांत किसने दिया था इसको आप देखिए कौन सा आपका विकल्प सही हो सकता है। तो गतिशीलता जो सिद्धांत दिया था वो आपका दिया था लाप्लास ने। उसके बाद स्थिर तरंग सिद्धांत जो दिया था वो दिया था आपका आर ए हैरिस। प्रगामी तरंग सिद्धांत वो विलियम वेवेल और संतुलन सिद्धांत आपका है वो है न्यूटन। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आपका बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न आपसे फिर पूछा गया है कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट एक में आपका दिया हुआ है ट्रिब्यूटरीज अर्थात दूसरी तरफ वो कौन सी मेजर रिवर से जाके मिलती हैं उसमें दिया हुआ है। तो आपकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं काली सिंध नदी, हसदेव, सिंध और पूर्णा दिए हुए हैं तथा सूची दो में आपसे नदियों के नाम यमुना, तापी, चंबल और महानदी दी हुई हैं। अब आपको बताना है कि ये जो प्रमुख नदियां हैं उनकी सहायक नदियां सूची वन में कौन कौन सी हैं। तो आपका काली सिंध जो आपकी नदी है ये आपकी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी किसकी? चंबल की। उसके बाद आपका है हसदेव। हसदेव आपकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है महानदी की। सिंध जो है ये आपकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना की और पूर्णा की जो है वो ट्रिब्यूटरी है तापी रिवर की। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला प्रश्न फिर आपको मैच करना है। उसमें मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। एक तरफ आपका दिया हुआ है मेजर लैंग्वेजेस लिस्ट वन में तथा दूसरी तरफ उनकी सब लैंग्वेजेस दी हुई हैं। मतलब एक तरफ प्रमुख भाषाएं हैं सूची एक में तथा दूसरी सूची में उपभाषाएं दी हुई हैं। प्रमुख भाषाओं में डार्डिक, मोन खमेर, उत्तरी द्रविड़ियन, आस्ट्रिक दिया हुआ है तथा उपभाषाओं में खासी, मुंडा, सिना और गोंडी दी हुई हैं। आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
तो आप बताना है कि डार्डिक जो है इसकी उपभाषा कौन सी है। तो डार्डिक जो है उसकी उपभाषा है शिना। इसी तरह से आपका जो खामेर मोन खामेर है, मोन खामेर की जो वो है आपकी खासी। उसके बाद आपका उत्तरी द्रविणियन जो प्रमुख भाषा है, इसकी जो उपभाषा है वो है आपकी गोंडी। और आस्ट्रिक जो है प्रमुख भाषा है, उसकी उपभाषा है मुंडा। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो आपका ये आपका सही हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन। मीन्स डार्डिक जो है उसकी उपभाषा गोंडी, मोन खामेर की भाषा खासी, उत्तरी द्रविड़ियन जो है उसकी भाषा हो जाएगी कौन सी, उत्तरी द्रविड़ियन की। हाँ इसको एक बार फिर से देखिएगा। डार्डिक है आपकी सीना हो जाएगा, मोन खामेर जो है वो आपकी खासी हो जाएगी, उत्तरी द्रविड़ियन की आपकी गोंडी हो जाएगी और आस्ट्रिक की मुंडा हो जाएगी। लास्ट के 2 प्रश्न बचे हुए हैं इस वीडियो में, हम लोग देख लेते हैं। अभी तक कुल 23 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं और आगे के जो वीडियो उसमें आप हम लोग जो अंतिम 25 प्रश्न बचे हुए हैं भूगोल के उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ लिस्ट में विंड्स दी हुई हैं, लोकल विंड्स दी हुई हैं तथा उनके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या है, बोरस, यूरस, नोटस और जिफायरस। और आपसे पूछा गया ये होमवर्क के द्वारा जो बताई गई विंड्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और सूची 2 में उनके विवरण दिए हुए हैं। जैसे उत्तरी पवन तेज ठंडी के साथ साफ आसमान, पूर्वी पवन गर्म आनंद एवं मंद, दक्षिणी पवन आर्द्र एवं कभी कभी उग्र, पश्चिमी पवन भयंकर झंझावात के साथ सुहावनी। तो आपको इसमें लिस्ट को मैच करना है। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका जो सही विकल्प होना है वो कौन सा होना है, अब आप एक एक को मिलाते चले जाइए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे बोरस, क्या बोरस के लिए आपका ये सही है? तो बोरस उत्तरी पवन है, तेज ठंडी के साथ साफ आसमान रखने वाली पवन है। तो ये आपका बोरस आपका पहला का पहला, आपका ए का पहला सही हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद दूसरा है यूरस, जो कि पूर्वी पवन मंद और गर्म और मंद है। नोटस जो कि दक्षिणी पवन है, आर्द्र और कभी उग्र होती है। और जिफायरस पश्चिमी पवन भयंकर झंझावात के साथ सुहावनी। तो आपके सही विकल्प हो जाएंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आपका सही ये आपका विकल्प हो गया। ओके, अब हम लोग इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछा गया लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कीजिए। एक तरफ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं तथा दूसरी तरफ वो कौन से एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि प्रादेशिक भूगोलवेत्ता शायद ऐसे क्षेत्रों में जिनका महत्व नहीं है की सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका अस्तित्व नहीं है। मतलब रीजनल जोग्राफर्स में perhaps be trying to put boundaries that do not exist around areas that do not matter। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा था ये आपको बताना है। इसी तरह से 4 आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं तथा उन स्टेटमेंट्स को किन लोगों ने दिया है वो दिया है और उसको आपको मैच करना है। तो आप बताइए कि इसमें से और आपका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि रीजनल जोग्राफर्स में perhaps be trying to put boundaries that do not exist around areas that do not matter, ये दिया था किमले महोदय ने, मीन्स किमले नामक स्कॉलर ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि विसरण विश्लेषण का नवाचार शायद ऐतिहासिक भूगोल के बाहर भूगोल में समय को सबसे सफलतापूर्वक शामिल किए जाने को दर्शाता है। मीन्स innovation of diffusion analysis represents perhaps the most successful incorporation of time into geography outside the historical geography। ये स्टेटमेंट किसने दिया था इसको आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका दिया था ये स्टेटमेंट दिया है आपका नॉर्टन नामक स्कॉलर ने।
तीसरा स्टेटमेंट है कि भौगोलिक समस्याओं को पहचानना डैश 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 शायद उनका समाधान करने के लिए है। मीन्स टू आइडेंटिफाई ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स डैश 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 परहैप्स टू सॉल्व देम। ये आपका जो स्टेटमेंट है ये आपका दिया था किसने? स्टुडार्ट ने। अगला जो कथन है वो है, आपसे पूछा गया कि ऐतिहासिक प्रक्रियाएं डैश 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 जीवन पद्धति के रूप में भूदृश्य को संरचित करने के लिए आधार प्रदान कर सकती हैं। मीन्स हिस्टोरिकल प्रोसेसेस डैश 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 में प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर स्ट्रक्चरिंग ऑफ लैंडस्केप एज वे ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो ये स्टेटमेंट दिया था ले नामक स्कॉलर ने। तो जो आपका सही, अगर इसको आप लगाएं, सीक्वेंस लगाएं, तो पहला स्टेटमेंट दिया था आपका किमले ने, दूसरा स्टेटमेंट दिया था आपका किसने दिया था? नॉर्टन ने, तीसरा स्टेटमेंट जो दिया था स्टुडार्ट ने, और चौथा स्टेटमेंट दिया था ले ने। तो आप इसको सिस्टमेटिकली याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अलग अलग कथनों को देते हुए आपसे पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो महत्वपूर्ण होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए, ना कि केवल यूजीसी नेट के लिए, बल्कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपसे इंटरव्यू में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए आगे के जो 25 प्रश्न हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि कंप्लीट कर पाएँ। थैंक यू।